चर्चा हम करेंगे। मनु गौर मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि कुपोषण के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आशिमा मंडला हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पूछूंगा मनु गौर साहब से। मनु साहब, आखिर ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ हम तेज अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, विकास हम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ करीब 19 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि आप समझ नहीं सकते कि किस स्थिति में। आज भी 19 करोड़ लोग भूख से सो जाते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता है एक वक्त का। कुपोषण से चारों तरफ अगर आप देखें तो एक बड़ी जनसंख्या है बच्चों की, जिसके बारे में सिर्फ आंकड़ों में चर्चा होती है, लेकिन सतह और जमीन पर फर्क नहीं पड़ता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आंकड़े हैं उन पर निगाह डालें तो हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। बात है कि बनती नहीं, कब बनेगी मनु साहब? देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। पिछले 5-7 साल में ही भारत का हंगर इंडेक्स में वो 80वें स्थान से लेकर 103वें स्थान पर आ गया। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। उसका कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने मिड डे मील की बात जिक्र करा। मिड डे मील योजना बहुत अच्छी योजना है, स्कूल में देना चाहिए, लेकिन कक्षा 5 तक के प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को 4 रुपए 48 पैसे पर मील के हिसाब से खर्चा आता है जो सरकार देती है। तो क्या 4 रुपए 48 पैसे में आप उन्हें अच्छा भोजन देने में सक्षम हैं, जिसमें उन्हें दूध भी दिया जाता है, जिसमें एक दिन दूध देना कंपलसरी है, दाल रोटी देना कंपलसरी है, जिसमें सब्जियां देना कंपलसरी है, फल देना कंपलसरी है? तो क्या आपको लगता है कि 4 रुपए 48 पैसे, और अगर हम और सीनियर स्कूल में चले जाएं तो 6 रुपए पर मील तक मिड डे मील में खर्च करती है सरकार? तो क्या वास्तव में ये सिर्फ बच्चों का पोषित भोजन हम उन्हें दे रहे हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, या सिर्फ जिन संस्थाओं को आपने वो मिड डे मील चलाने के लिए दिया हुआ है वो भी अपना प्रॉफिट कमाएंगे? जो सारा ट्रांसपोर्टेशन और सारी चीज है, 4 रुपए 48 पैसे में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। समझने की आवश्यकता इसलिए ये ज्यादा है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि दिन पर दिन भारत की स्थिति लगातार गिरती जा रही है भुखमरी के स्तर पर। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जिस तबके में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अभी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है जिम्मेदार अभिभावक बनिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाएं या नहीं दे पाएं, उसमें सक्षम हो या नहीं हो, फिर भी बच्चों को जन्म देते चले जाते हैं, उनके भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्ति को जिम्मेदार होना। जब तक आप जिम्मेदार अभिभावक नहीं होंगे तब तक इस देश में ये कुपोषण हो, भुखमरी हो, ये क्योंकि डिमांड्स बढ़ेंगी। आपने कहा मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है, लेकिन हम मिल्क अडल्ट्रेशन में भी नंबर 1 है। 70% से ज्यादा दूध हमारे यहां पीने योग्य नहीं है। ऐसे ही जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ी तो हमें सबको खाना खिलाना था। 1961 से लेकर आज तक हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग जो है वो 80 गुना ज्यादा बढ़ा है। तो वो कौन सा पौष्टिक खाना हम लोगों को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं? और मिड डे मील योजना में भी वो जो कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं उन्हें हम चलिए पौष्टिक आहार कुछ तो मिलता होगा, लेकिन जो अभी स्कूल जाने की स्थिति में नहीं है, 0 से 5 साल के बीच के बच्चे हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? इस चीज के लिए सोचने नहीं तो मनु साहब, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक परेशानी है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, सरकार फंड देने की कोशिश करती है, क्योंकि हम आंकड़ों में देखते हैं, हर राज्य सरकार के आंकड़ों को देखते हैं, वो राज्य सरकार की आंकड़े में कहते हैं कि हमारी घटी है और हमने उस पर बेहतर काम किया है, वहाँ पर उनको पुरस्कार भी मिल जाता है। अभी हाल ही में महिला बाल विकास मंत्रालय का दिल्ली में कार्यक्रम था, वहाँ पर तमाम राज्यों के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। तो अगर वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, आंकड़े में बहुत सुधार देखा जा रहा है, तो फिर ये चीज़ क्या है, ये स्थिति क्या है, हम इसे क्या माने? देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने स्तर से प्रयास नहीं कर रही है। सरकार वास्तव में अपने स्तर से प्रयास कर रही है, तभी मिड डे मील योजना लेकर आई। सरकार प्रयास कर रही है तभी फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई। लेकिन
विषय वहीं आ जाता है कि क्या इन प्रयासों से हम उस सैचुरेशन लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि जितने बच्चों के लिए, जितनी आबादी के लिए हम ये योजनाएं बनाते हैं, उससे ज्यादा आबादी हमारी हर साल बढ़ जाती है। अगले 35 वर्षों में जो रिप्रोडक्टिव एज है, अगले 35 वर्षों में लगभग अगर पर वुमन हम 2 बच्चे काउंट करके भी देखें कि हर महिला 2 बच्चे पैदा करेगी, तब भी 90 करोड़ बच्चे पैदा होने हैं हमारे देश में। तो क्या, और उसमें यही कारण है कि 1961 में जब हमारा पहला बीपीएल सर्वे हुआ, तब गरीब लोगों की संख्या, अति गरीब लोगों की संख्या हमारे यहां 19 करोड़ थी। आज 2011 के सेंसस के हिसाब से वो बढ़ के 36 करोड़ हो गई। क्यों हो गई? इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि हमारी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। और डिमांड्स बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो पूंजीपति वर्ग है, हमारा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बदलता जा रहा है। कुछ लोगों के पास अधिक पूंजी चली जा रही है और कुछ लोग अति गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता यह है सरकार को सबसे पहले कि जिम्मेदार अभिभावक अब पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं कि वो उन्हीं बच्चों को जन्म दें जिनका वो अच्छे से जीवन यापन कर सकें। और इस संबंध में अगर सरकार को कोई नीति, कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो उसे वो भी बनाना चाहिए। मनु साहब, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो देश में, ऐसा तो नहीं कि देश में खाद्यान्न की कमी है, लेकिन उसके बाद जो आंकड़े निकल कर आते हैं कि करीब 20 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हर साल 1 लाख करोड़ का भारत में अनाज बर्बाद हो जाता है। हमारा सिस्टम ऐसा है, खाद्यान्न का जो आधा हिस्सा है वो रखरखाव में सड़ जाता है। अगर आप एफसीआई के रिकॉर्ड निकालें, वहाँ के रिकॉर्ड देखें, तो ये जो विरोधाभास है कि एक तरफ तो हमारे देश के लोग भूखे सो रहे हैं, एक बड़ी आबादी भूखी सो रही है, और दूसरी तरफ हमारा खाद्यान्न सड़ जा रहा है, रखरखाव में वो खराब हो जा रहा है। इसे किस तौर पर देखें? नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमारे यहाँ आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक का खाद्यान्न उत्पादन 5 गुना बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस खाद्यान्न के रखरखाव की उचित व्यवस्था ना होने के कारण वो वेस्ट भी होता है। लेकिन पुनः मैं दोबारा से इसी बात को कहना चाहूँगा कि हमने खाद्यान्न की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाई है, लेकिन वो किस तरह के खाद्यान्न की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। अभी बहन आशिमा जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स की बात करी, तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के हिसाब से हमें शुद्ध भोजन मिलना चाहिए खाने के लिए, हमें शुद्ध वायु मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए, हमें शुद्ध पानी मिलना चाहिए पीने के लिए। तो लेकिन क्या हमें वो मिल पा रहा है? वो हमें नहीं मिल रहा है। आज सुबह से लेकर शाम तक इस चीज को आप ये मत देखिए कि बच्चे ही कुपोषित हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति जो अपने घर में कुछ भी खाता है या बाहर कुछ भी खाता है, वो गारंटी से नहीं कह सकता कि उसने हर चीज शुद्ध खाई है, प्योर खाई है। क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा है। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड्स बढ़ी हैं। हमें सबका पेट भरना है, सिर्फ पेट भरना। वो पौष्टिक है या नहीं है, इसका कोई मापदंड कोई नहीं देखता। तो सबसे पहली चीज जरूरी है, अगर इस समस्या का समाधान चाहिए, कि हम अपनी डिमांड्स को कंट्रोल करें, पेरेंट्स को जागरूक करें, और जिन बच्चों का जन्म होने वाला है उन बच्चों के ह्यूमन राइट्स की हम चिंता करें कि अगर हम उन्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकते तो उन्हें जन्म देने का हमें कोई अधिकार नहीं। मनु साहब, क्या वाकई सरकार को अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है, नीतियां बदलने की जरूरत है? क्योंकि ये जो योजना है मिड डे मील, ये स्कूलों के बच्चों के लिए है, लेकिन इसमें जो तमाम सारी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये भी निकल कर आया कि भारी भ्रष्टाचार भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि तमाम ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, स्वयं सहायता समूह हैं जिनको ये दे दिया गया है, और वहाँ पर भ्रष्टाचार है। इसकी कई सारी शिकायतें राज्यों में भी मौजूद हैं और महिला बाल विकास मंत्रालय में भी मौजूद हैं। तो क्या डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत इनके अकाउंट में, बच्चों के परिवार के अकाउंट में डाला जाए, या क्या सिस्टम को किस तरीके से चेंज किया जाए? देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि 5 राज्यों में सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। आप फिर से देखिए वो 5 राज्य कौन से हैं। जी बिल्कुल, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है और असम है। आबादी वाले राज्य हैं, वो सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, बिल्कुल है। जहां पे डिमांड्स, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
तो सबसे पहले और जो आपने डायरेक्ट ट्रांसफर की बात करी सर, दिक्कत यह है कि सरकार समझाते समझाते थक गई है, बरसों से समझाते हुए थक गई है कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन जो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जो लोग जिन लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है कि क्या वो हम अपने परिवार को अच्छा से पालन पोषण कर सकते हैं अपने परिवार का या नहीं, तो उन लोगों के खातों में अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर आप उस परिवेश में जाकर देखिए कि उन पैसों का भी वो जो जिसके पेरेंट्स के खाते में जाएंगे वो शाम को जाके सिर्फ शराब ही पिएंगे और बच्चे हमारे कुपोषित ही रहेंगे। सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी चीज है वो जो ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए या जिन्हें कोई चिंता नहीं है, बस बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, उन बच्चों को अच्छा जीवन देने में सक्षम हैं या नहीं है, उनके लिए उचित कानून बनना इस देश में बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने बच्चों का, इस देश का भविष्य अच्छा कभी नहीं। मनु साहब, जितनी तेजी से 370 पर काम हो रहा है, 35 पर काम हो रहा है, मंदिर और मस्जिद पर भी काम हो रहा है, आप तो बता रहे हैं कि सुनवाई भी खत्म हो गई, बस इंतजार किया जा रहा है कि फैसला आएगा। मस्जिद मंदिर इतनी बड़ी समस्या है या जनसंख्या इतनी समस्या है? जनसंख्या पर सरकार और इस देश के नीति निर्धारक कब जीतेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा नहीं है या किसी ने प्रयास नहीं करा। हर राजनीतिक दल ने, सब लोगों ने प्रयास करा है इस विषय को भी एड्रेस करने का, लेकिन वो वोट बैंक पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। अब आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला सकता, जिसमें इतनी समझ नहीं है कि मुझे कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, मैं उन्हें अच्छा जीवन दे पाऊंगा जीने के लिए या नहीं, उस व्यक्ति को हम देश चलाने के लिए नेता चुनने का अधिकार दे देते हैं। तो जैसे नेता चुन के आएंगे वैसी ही पॉलिसीज बनेंगी। अच्छा है इस बार कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से देश की इतनी बड़ी गंभीर समस्या को एड्रेस करा है, और 1975 के स्टलाइजेशन प्रोग्राम के बाद जो गलत तरीके से करे गए, उसके बाद अब किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी हिम्मत दिखाई है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि शायद शीघ्र ही हमारे देश में एक जिम्मेदार अभिभावक को लेकर एक कानून, एक नीति जरूर बनेगी, जिससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को उचित अच्छा भविष्य दिया जा सके।